हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 11th का टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सारे लॉज अपने जो है अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो भाई, हमने ये लॉ 10th में भी पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 11th में भी ये चीज पढ़ते हैं, 10th में भी हमने ये पढ़ा था। 10th में जब आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हो, पूछते थे ना कि इक्वेशन, ये इक्वेशन है वो इक्वेशन, आप इनको बैलेंस क्यों कर रहे हो। आपसे पूछा जाता था कि बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम बैलेंसेस जो है इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखते हैं, करते हैं। तो उसका आंसर आपको ये दिया गया था टीचर्स के द्वारा या आपके बुक्स के द्वारा कि भाई इक्वेशंस को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। बेसिकली दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जितना रिएक्टेंट हम लेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो वो क्या होते हैं, दोनों मासेस इक्वल होते हैं। ये चीज आपको सिखाई गई थी, आपको पढ़ाई गई थी, वही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बार फिर अच्छे से उसको समझ लेते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, आपके आसपास कोई भी चेंज हुआ, ठीक है, आपने कोई रिएक्शन करवाई, आपने जो भी रिएक्शन करवाई ना, उसमें क्या होगा कि जो मास रिएक्टेंट्स का था वही आपको प्रोडक्ट साइड में उतना का उतना मास ही मिलेगा। ये चीज आपको सिखाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको ये दिया गया होगा कि जैसे आप सब्जी बनाते हो तो आपने 1 किलो अगर सब्जी ली तो 1 किलो ही सब्जी आपको बनती है, 1 किलो ही सब्जी बनती है ना। तो जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। वही केमिकल रिएक्शन का चक्कर है कि जितनी आप रिएक्शन जो है, जितने चीजें लोगे, रिएक्टेंट्स लोगे, जितना मतलब मास है रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। यही चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रही है कि हर एक फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर जो भी हो रहा है दुनिया में, फिजिकल या केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट है, मतलब जो चीजें रिएक्ट करी, जो चीजें ये है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखो कैल्शियम का होता है 40, 12 और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 से 48 सारे ऐड करके लिखा 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम्स ने जो है टूट कर क्या बना, 56 एंड 44 ग्राम, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम। मतलब यहाँ भी 100 था, इन दोनों का सम करोगे तो भी 100 आएगा। तो ये लो प्रूव है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस के अंदर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। आपने सुना होगा कि भाई ये कंजर्व्ड रहता है ना, मास कंजर्व्ड रहता है। वही चीज कह रही है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ये चीजें बोलती है। लेकिन भाई नॉर्मल सी बात है, जब भी आप पढ़ते हो चीज़ों को, आपने स्पेशली 11th में देखा होगा, आपने अब 12th में जाके देखोगे कि भाई केमिस्ट्री ना बिना एक्सेप्शंस के चलती नहीं है। केमिस्ट्री में जो भी नई बात पढ़ते हो आपको 2 मिनट बाद पता चलता है कि इसके भी एक्सेप्शन है। यहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो वही ऑब्वियस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे है अपने पास कि ये लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगी। एक तो ये लॉ उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी जब बात होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, क्योंकि भाई हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी E = mc² वाली पढ़ी थी। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मास कैन बी कन्वर्ट, मास और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये चीजें हम पढ़ी थी हमने ये चीजें। तो ये यहाँ पे प्रूफ जो है गलत हो जाती है ये लॉ कि मास कंजर्व रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल्स टू mc² है वो तो कहता है कि मास कन्वर्टेबल है एनर्जी के अंदर। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि मास जो है भाई टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल ही रहेगा, है ना। तो ये चीज नहीं कह सकते, एनर्जी में भी कुछ कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज बोलती है आप ना। ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है इस लॉ की कि भाई ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की। ठीक है, अगली चीज कहती है कि ये तब एप्लीकेबल नहीं होगी जब कंप्लीट रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट के अंदर। अब ऐसा क्यों भाई? हमने तो पढ़ा है कि हमेशा कन्वर्ट होता है। जितना हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था वो सारा का सारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, यही होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होता हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कुछ हमारे पास रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कि कम पड़ जाते हैं। इन द सेंस आई वांट टू से कि लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं कुछ, एंड कुछ होते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जो रिएक्शन के दौरान रह जाते हैं, बच जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान बच जाते हैं, कुछ तो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ कौन से होते हैं जो बच जाते हैं।
ठीक है, जो बच जाते हैं उनको हम बोल देते हैं कि भाई वो बच गए रिएक्शन में, इसलिए हम बोल दिया हमने कि ये रिएक्शन जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या एक्सेस रिएजेंट है। तो इस वजह से हम जो है कह देते हैं कि ये लॉ ट्रू नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं करती हैं, तो क्या करती है अपना बच जाती हैं। ठीक है, उसका केस आप आगे डिटेल में पढ़ोगे अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। डोंट वरी, सिर्फ आपको ये समझना है कि लिमिटेशंस में ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में नहीं होता कई बार ट्रू, और कहाँ ट्रू नहीं होता, और ट्रू नहीं होता ये जब कंप्लीट रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ तभी होगा जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट का कोई चक्कर नहीं है, तब ये लॉ बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल अच्छी लॉ कहलाएगी। क्या कहलाएगी लॉ? कि कोई भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज जब होता है तो सारा का सारा मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा सारे के सारे मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में जो टोटल मास था जैसे कि यहाँ 100 ग्राम्स, यहाँ पे प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। ठीक है, 56 और 44 100 हो गया। अच्छा, एक चीज और, कई जो होते हैं ना ये समझते हैं कि ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, छोड़ो ये चीज ऐसे समझाने की बजाय आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये लॉ हमें ये बोलता है कि टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? क्या ये लॉ हमें ये बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? आपने अब तक की जो वीडियो देखी, क्या मैंने एक भी बार ये चीज बोली? क्या मैंने एक भी बार ये चीज बोली कि हाँ मोल्स भी इक्वल होंगे? नहीं बोली ना। तो मास को मोल से रिलेट क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मास को मोल से रिलेट? आपको यही एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ मास तो ठीक है एप्लीकेबल थी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे हो रहा था, लेकिन अगर मैं मोल्स देखूँ तो मोल्स यहाँ 1 है। अब आप बोलोगे यहाँ भी तो 1 1 है, नहीं भाई टोटल मोल्स देखो ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो ये 1 है, इधर कितने हैं? 1 + 1 2 है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार मोल्स भी इक्वल हो, कुछ होती है रिएक्शन जिसमें मोल्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने कहीं नहीं बोला कि मोल्स भी कंजर्व रहने वाले हैं, मोल्स भी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होने वाले हैं। तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है, ये नहीं बोलना है कि मोल्स भी इक्वल होंगे, नो, गलत हो जाएगा। मोल्स इक्वल नहीं होते हैं, हमेशा मास ही आपको इक्वल ध्यान में रखना है। 2 लिमिटेशंस मैंने बता दी, उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है कि भाई जब ये लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट का चक्कर आ जाता है तब भूल जाओ इस लॉ को। और न्यूक्लियर रिएक्शन का जब चक्कर आता है तो ध्यान रखना E = MC स्क्वायर को, कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस चीज को हम भुला देंगे कि ये लो भी कुछ होता है। ठीक है, तो लो हम वहां में नहीं लगा सकते। ये बेसिक बात थी इस लॉ की, एक बार नोट कर लो, फिर अपनी नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। आ जाओ चलो नेक्स्ट लॉ पे। तो लॉ क्या है, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या भाई, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन से क्या समझते हो कि भाई रेशो, कांस्टेंट या डेफिनेट मतलब जो चीज सेम रहे, फिक्स्ड रहे, वही चीज होती है। तो ये लॉ क्या बोल रही है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, एग्जांपल से चलते हैं। मान लो मैंने जो है पानी लिया, आपके पास मैं पानी लेके आती हूँ, एक पानी मैंने लिया भाई यहाँ पे जो टैप वाटर आता है वो लिया, एक मैंने पानी लिया जो पीने वाला पानी है उसको लिया, दूसरी साइड एक मैंने पानी लिया नदी का पानी जाके मैं लेके आई। ठीक है, नदी स्पेशल वहां तक जाके खुद वो पानी मैं लेके आई। ठीक है, मान लो या मैं समुद्र का पानी लेके आई, या फिर मैं कहीं दूसरे देश का पानी लेके आई, मैंने अलग अलग पानी वहां पे आपके पास रखती है। और मैंने आपसे पूछा कि क्या भाई, हमें पता है भाई जो उसका पानी हम लेके आए हैं उसका फॉर्मूला H2 ही होगा हमेशा। ये चीज आप नॉर्मल समझते हो कि पानी चाहे कहीं का भी ले आए हम, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहता है। कभी सुना है कि रिवर के पानी का फॉर्मूला बताओ, आज तो तुम मुझे समंदर के पानी का फॉर्मूला बताओ, क्या कभी अलग अलग होते हैं? नहीं होते ना। तो इसी बेसिस पे ये लॉ है कि हमेशा हमेशा और हमेशा कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो चाहे किसी भी सोर्स का उठा के आप ले आओ, कहीं का भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, कितना बड़ा कितना छोटा, कहीं का भी कैसा भी ले आओ, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, उनका रेशो फिक्स्ड होगा। ये बोलता है ये लॉ।
भाई ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। कोई हमें इतना बुद्धू समझता है क्या कि हम ये भी चीज़ नहीं समझेंगे? कोई इतना बुद्धू समझता है क्या हमें कि हम ये चीज़ भी नहीं समझेंगे? भाई हमें पता है कि आप चाहे इधर का पानी ले आओ, आप चाहे इतना पानी ले आओ, आप चाहे इतना पानी ले आओ, सब जगह के पानी का, और चाहे इतना लाओ चाहे इतना लाओ, सब पानी का फॉर्मूला एक होगा। अब हमें ये पता है कि H2O है तो उसमें हाइड्रोजन भी 2 होंगे और ऑक्सीजन का एटम 1 होगा। एलिमेंट्स क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 2 होंगे। ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है। मास रेशो की बात करूं तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया क्योंकि 1 का 1 होता है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 16 होता है, तो 2:16 यानी 1:8 हो गया। तो ये तो चेंज नहीं होगा, यही ये लॉ कह रही है। वे कॉमन सेंस की बात थी, जैसे हमने पिछली लॉ में कॉमन सेंस लगाई अपनी। जब पढ़ाई को ना कॉमन सेंस से रिलेट करके चलते हो ना, आपको सारी चीजें आसान लगती हैं। कुछ चीजें होती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं समझ आती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस लगा लो आपको ये लगेगी कि ये लोग क्यों बनाई गई थी। भाई इतनी तो कॉमन सेंस हम में है कि हम खुद समझ जाते हैं क्यों बनाई गई, फालतू मेरा सिलेबस बढ़ाया गया, कुछ नहीं है इस लॉ में, तो ऐसे ही बना दी गई है, आपको ये लगेगा। तो वो ही आपको समझते हुए चलना है कि कुछ नहीं है इस लॉ के अंदर। केमिकल कंपाउंड हमेशा, जब भी कोई भी देख लो आप, उसमें हमेशा एलिमेंट्स सेम ही कंबाइन होंगे और सेम ही फिक्स्ड एक रेशियो के अंदर होंगे बाय मास। मास रेशियो की बात कर रही है, जो कि मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। आप नॉर्मली भी चीज बता सकते हो कि भाई कहीं का पानी आप उठा लो, आप कहीं का कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, आप कहीं का कैल्शियम ऑक्साइड उठा लो, आपको सेम ही एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे, आपको सेम ही उनका रेशियो मिलेगा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि भाई एक बड़ा पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक बड़े पत्थर से रिलेट करके चलते हैं कि बहुत बड़ा है अपने पास, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बड़ा है। दूसरा हमने इतना कैल्शियम कार्बोनेट लिया, एक साइड इतना ज्यादा और एक साइड इतना, तो भाई जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कम जो हमने लिया, ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट कम है तो कैल्शियम भी कम होगा। एक उठा के चल रही हूँ, कैल्शियम भी कम होगा। बड़े कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम भी ज्यादा होगा, और कैल्शियम भी ज्यादा, कैल्शियम कार्बोनेट भी ज्यादा, तो जब रेशो निकालोगे आप उनका तो वो रेशो सेम ही रहने वाला है। वो चेंज नहीं होगा कि छोटा था तो रेशो कम आया, बड़ा है तो रेशो ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रेशो जो आप निकालते हो, आप देखते हो ना, कैल्शियम का मास लिया, फिर हमने टोटल मास लिया, तो टोटल मास और कैल्शियम का मास दोनों ही बढ़ रहे हैं यहाँ पे। समझो इस चीज को। जैसे हमने एक बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, उसमें कैल्शियम भी ज्यादा होगी और कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही है ज्यादा। कैल्शियम का मास रखा, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का रखा, तो रेशो तो वही रहने वाला है ना। ये मास परसेंटेज की बात करूं अगर मैं, तो मास परसेंटेज जब आप निकालोगे वो तो सेम रहेगी कि अगर 60% है यहाँ पे भी तो छोटे वाले के अंदर भी 60% ही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ये है कॉमन सेंस हमारी, और इस कॉमन सेंस से हमने इस लॉ को आसानी से टुकड़ों में बांट लिया। ठीक है। अगली चीज, वही अगली में भी सेम चीज बोल रहा है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरे शब्दों में मान लो कि परसेंटेज एलिमेंट्स का एक कंपाउंड के अंदर बाय मास हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे आप सोर्स कहीं का भी ले लो, सोर्स चाहे डिफरेंट हो, आप टैप वाटर लो, आप नदी से खुद जाके पानी लेके आओ, कुएं का पानी लेके आओ, सारा सेम रहने वाला है। और दूसरी चीज, ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगी, ये देखेंगे। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता जब एलिमेंट एग्जिस्ट करे डिफरेंट आइसोटॉप्स में। अब आइसोटॉप्स नहीं समझ आया, देखो आइसोटॉप की मैं बात करती हूँ। जैसे अपने पास कार्बन है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो होता है ना, उसका हमें क्या पता है, नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। एक तो कार्बन में मास 12 होता है, ठीक है, और एक में नंबर तो फिक्स 6, एक 40 होता है। इनको बोलते हैं आइसोटॉप। अब ये कैसे कैसे क्यों बोलते हैं आइसोटॉप, याद रखने का तरीका भी बताऊंगी, पहले समझो। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो ये कार्बन के क्या है? आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तरीका याद करने का, आइसोटॉप में आता है टीओपी, टॉप। टॉप मतलब ऊपर वाली चीज, मास को हम ऊपर लिखते हैं, तो मास को ऊपर लिखते हैं तो ऊपर वाली चीज जहां चेंज हो रही है उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। एक आइसो बार भी होता है जहां पे नीचे वाली चीज चेंज होती है, ठीक है, नीचे वाली चीज चेंज, इसलिए मैंने याद रखने का तरीका बताया। आइसोटॉप क्या है? जहां पे ये ऊपर वाला जो चीज है, जो मास नंबर है वो बदल जाए और एटॉमिक नंबर सेम रहे, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। 10th में हमने पढ़ा है, 9th में भी आई होप कि आया था, आई थिंक सो कि आया था, और आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा। तो रिवर, ठीक है, पहले ये समझते हैं फर्स्ट पॉइंट कि भाई इस लॉ को एप्लीकेबल हम नहीं मानते। कहां पर नहीं होती? जब
ऐसे एलिमेंट की बात हो जाए जो अलग अलग आइसोटॉप में एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि भाई चक्कर ही सारा उसका किस चीज का खेल है, सारा खेल सारा चक्कर किस चीज का है, सारा चक्कर सारा खेल एक ही चीज का है, वो है मास नंबर। और वही यहाँ पे फिक्स्ड रही है, कभी 12 है कभी 14 है, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ में 12 हमें बता दिया आइसोटॉप्स है कि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, एक का 12 होता है एक का 14 होता है, हमें यही नहीं पता भाई 12 होगा इस एटम का या 14 होगा। तो ये चीज हम फिक्स नहीं बोल सकते कि 12 ले ले फिक्स, नहीं भाई आइसोटॉप्स अलग अलग, ऐसा नहीं मान सकते कि 12 फिक्स लेने। तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज समझते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या आप मुझे यहाँ से देख के बताओगे कि भाई ये कार्बन कौन सा है, क्या पता 12 वाला हो, क्या पता 14 वाला हो, तो रेशो कैसे बताओगे, आप सीधा बोलोगे 12, या तो 12 रेशो और ये 16 टू 32 होगा, या फिर भाई 14 रेशो 32 होगा। ये दोनों कैसे हो सकते हैं रेशो, ये तो फिक्स नहीं रहा रेशो, है ना। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल हम नहीं कहते कि एप्लीकेबल नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, क्या करें। दूसरी चीज, इस लॉ का रिवर्स ट्रू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने लायक बात है कि रिवर्स इस लॉ का ट्रू नहीं होता। अब मतलब क्या, देखो मैंने बोला कि जब भी हम किसी कंपाउंड को लेते हैं, चाहे मैं वहां से लेके आऊँ, चाइना से लेके आऊँ, मैं जापान से लेके आऊँ, मैं अपने भारत से लूँ, कहीं का भी मैं वो कंपाउंड ले लूँ, उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स फिक्स्ड ही रेशो में होंगे, एक तो सेम ही एलिमेंट्स होंगे और रेशो भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, अगर कंपाउंड सेम है, मतलब क्या कंक्लूजन क्या है इस बात का, कि अगर कंपाउंड सेम है तो उनका रेशो सेम होगा, ये बोला। लेकिन क्या रिवर्स ट्रू है कि भाई जब रेशो सेम है तो क्या कंपाउंड भी सेम होगा। मैंने बोला, मैंने आपको दिया कंपाउंड ए, नाम नहीं बताया, मैंने बोला कंपाउंड ए है एक, और मैंने एक तरफ दिया कंपाउंड बी। मैंने आपसे बोला कि दोनों में जो रेशो है ना अपने पास कार्बन का, वो फिक्स्ड है। ठीक है, कार्बन का रेशो फिक्स्ड है, लेकिन कार्बन जो परसेंटेज है उसके अंदर वो फिक्स्ड है। ठीक है, एक में अगर 60% कार्बन है, दूसरे में भी 60% कार्बन है, बाकी चीज 40% है, दूसरे में भी 40% है। और मैं आपको बोल रही हूँ क्या कंपाउंड ए एंड बी इक्वल हो गए, क्या दोनों एक ही कंपाउंड है, तो आप कहोगे नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इस लॉ का रिवर्स जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू हो। एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, एग्जाम्पल जैसे ये होता है इथेनॉल, एक साइड होता है ये ईथर, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ भी कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 1 और 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं ये। मैंने बोल दिया कि कार्बन का रेशो फिक्स्ड है, कार्बन का यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है रेशो, कि मतलब ये जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड है रेशो, और जो कार्बन का परसेंटेज है फिक्स्ड है, जितना परसेंट इसमें उतना परसेंट उसमें है, चाहे आप रेशो बोलो चाहे परसेंटेज बोलो, ठीक है, सेम बात है। तो ये चीज मैंने बोली। अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये कंपाउंड भी सेम है, तो आप कहोगे, आपको पागल है क्या, ये कैसे सेम, पागल है क्या, तो ये कैसे सेम हो सकती हैं, ये तो अल्कोहल है और ये ईथर है। तो इतनी चीज तो हमने 10th में भी शायद थोड़ी बहुत, नहीं 11th में ही पढ़ेंगे आगे, तो 11th में पढ़ी है कि भाई इथेनॉल और ये ईथर बिल्कुल अलग चीजें हैं, ये सेम तो है ही नहीं, कंपाउंड तो ये सेम है ही नहीं। एक साइड आप अल्कोहल ले रहे हो, ईथर ले रहे हो, आप कह रहे हो सेम है, तो ये चीज ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया पहले, हमें पता चल गया कि इस लॉ का रिवर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। हमने ये तो माना कि जो हमने चाहे कंपाउंड कहीं का भी उठाया, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो फिक्स्ड होगा, मतलब जितने परसेंट उसमें कार्बन है, जितने परसेंट उसमें ऑक्सीजन है, वो फिक्स्ड रहने वाला है, कितने परसेंट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि इसका रिवर्स, मतलब मान लो रेशियो फिक्स्ड है, मान लो परसेंटेज यानी कि परसेंटेज फिक्स्ड है दोनों के अंदर, तो क्या वो कंपाउंड भी सेम होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कंपाउंड अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। नोट कर लो, चलते हैं अपनी अगली लॉ की तरफ। चलो भाई अपनी नेक्स्ट लॉ की तरफ, कि भाई स्टेटमेंट में तो बिल्कुल मत जाना, एक बार पहली बार पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है, मत जाओ स्टेटमेंट में, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई हमने 2 एलिमेंट्स लिए जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ वाटर ही बना सकते हैं। ये नहीं कह रही कि उनका रेशियो अगर फिक्स कर दो, भाई रेशियो फिक्स है, अगर 1:8 है तो वो तो वाटर ही बनना है, वाटर ही बन रहा है उस रेशियो के अंदर अपने पास। ठीक है, और मैं रेशियो फिक्स की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ आपको कि आपको सिर्फ ये दे दिया मैंने कि एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, क्या सिर्फ आप 1:8 लेके आप सिर्फ क्या वाटर बना सकते हो, मतलब क्या और किसी रेशियो में लेके आप कोई और कंपाउंड नहीं बना सकते।
मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि आपने दो एलिमेंट्स लिए, क्या सिर्फ एक ही कंपाउंड आप उससे बना सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक साइड वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, दूसरी साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, एक साइड CO और एक साइड CO2, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऑब्वियस बना सकते हैं। वही यहाँ पे सीखने हमें। जैसे अपने पास एग्जांपल के तौर पर ये N है, एक साइड ये N ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके N2O बना रहा है, दूसरी साइड ये बना रहा है N2O3। ठीक है, पहले इनका रेशियो लिखते हैं फिर समझते हैं। N2O का रेशियो कैसे लिखा मैंने, देखो मास इसका क्या होता है, नाइट्रोजन का 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 28। ऑक्सीजन का 16 होता है, लिख दिया। नाइट्रोजन का 14 2 जा 28 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 जा 48, मैंने इनके रेशियो लिख लिए। अब मैं ये बोल रही हूँ इस लॉ में कि जब आप दो एलिमेंट्स लेते हो, दो कंपाउंड लेते हो, दो एलिमेंट से बने हुए हैं वो, ठीक है, कोई भी 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आपकी मर्जी है। मेरा मकसद क्या है कि आपको एलिमेंट्स लेने हैं सेम, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, एक साइड ये बनाने हैं, एक साइड ये N2O3 बनाने हैं, ऐसे लेना है। तो ले लिए, उनके रेशियो लिख लो। फिर मैं आपको कह रही हूँ इनमें से किसी एक एलिमेंट को उठाओ और उसका रेशियो फिक्स कर दो। फिक्स कर दो, कैसे फिक्स कर दो, जैसे यहाँ पे फिक्स है ऑलरेडी 28 और 28, लेकिन अलग अलग कौन सा है, 16 और 48 है अलग, ये अलग है। तो आपने ये चीज तो फिक्स है, ये 16 48 अलग हो गया, ठीक है भाई, ये अलग हो गया। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो फिक्स वाली चीज है उसको तो ध्यान में मत रखो, सिर्फ ये वाली चीज देखो तो अलग है। जब आप इनका आपस में रेशियो देखोगे वो तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इनका आपस में रेशियो क्या होगा, 16 रेशियो 48, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो क्या बन गया 1:3 आया, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। तो ये चीज ये बोल रहा है कि एक का फिक्स करो, दूसरे का जब रेशियो निकालोगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्या लो है ये भाई, क्या लो है, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए, हमने दो एलिमेंट लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हमने अपना दिमाग चलाया। जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक ही कंपाउंड बनाए, वो कुछ और भी बना सकते थे, तो हमने यहाँ पे NO बना लेते, N2O बना लेते, N2O3 बना लेते, बना सकते थे। तो हमने दो उठाए, यहाँ पे दोनों में हमने क्या किया, ये रखा रेशो, एक रेशो को फिक्स किया, फिक्स करने की नीड नहीं थी, पहले से ही फिक्स था 28 और 28। दूसरे जो अलग वाले थे हमने अलग का रेशो निकाला तो 1:3 आया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप नाइट्रोजन को फिक्स करो, आप किसी दूसरे एलिमेंट को फिक्स करते हो तो भी चलेगा, जैसे ऑक्सीजन को फिक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर मैं NO और ले लेती, इसमें मैं क्या लेती, NO और ले लेती, तो NO का देखो 14 रेशियो 16। अब फिक्स करो एक को, मान लो मैंने नाइट्रोजन को पकड़ लिया, नाइट्रोजन को फिक्स करूंगी तो 28 तो है ही, 28 है ही, यहाँ पे ये 14 है, इसको मुझे 28 करना है। तो अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब ये हो अपने पास, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला, वही सेम की सेम ये चीज रहेगी, वही रेशियो रहने वाला है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 28 रेशियो 16 टू क्या होता है 30, ये हो गया फिक्स। ये फिक्स वाली चीज अब भूल जाओ, फिक्स करने के बाद फिक्स वाली चीज को गोली मारो कि तू जा यहाँ से निकल। अब क्या करना है, अब तो मैं उस चीज पे आऊंगा जो अलग है, उनका रेशियो देखूंगा क्या वो सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो देखो 16 48 32, तो लिखो इसको 16 रेशियो 48 रेशियो 32, निकालो 16 1 16, 16 3 जा 48 एंड 16 2 जा 32, 1:3:2, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ऑल सेट, ऑल क्लियर, कुछ नहीं था। हमने लिए दो एलिमेंट उठाए, हमने बोला अपना दिमाग, अपनी कॉमन सेंस लगा रही हूँ अब तक सिर्फ मैंने कोई ऐसी दुनिया जहान की कोई बात नहीं की, ये दो कोई दुनिया जहान की बात नहीं की, कोई दूसरी लैंग्वेज में मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी हिंदी में बोला, अपनी मातृभाषा में मैंने बोला, सिंपल कॉमन सेंस की बात की। मैंने क्या कॉमन सेंस की बात की कि जब दो एलिमेंट्स आपने लिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो N2O बनाए, जरूरी नहीं है वो NO बनाए, N2O भी बना सकते हैं, NO भी बना सकते हैं और N2O3 भी बना सकते हैं। ले लिए तीनों, एक के मासों में, पहले तो रेशियो लिखो तीनों में क्या क्या रेशियो बन रहा है, एक को फिक्स करो, मैंने एक नाइट्रोजन पकड़ा भाई, तेरे को फिक्स करूंगी मैं, कर दिया। दूसरे वाले को के पास जाने से पहले मैंने नाइट्रोजन को बोला तेरे को गोली मारनी, मैं निकल यहाँ से, दूसरी की तरफ देखूंगी। दूसरी की तरफ देखा तो तीनों का जो ये जो रेशियो बन रहा था वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो था। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बोलती है कि ये रेशियो फिक्स्ड, मतलब ये जो रेशियो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहने वाला है। तो ये लॉ यहाँ पे लग गई। अब एक बार इसकी वर्डिंग्स भी पढ़ लें कि बुक की डेफिनेशन तो हमने लिखनी ही होती है एग्जाम्स में, तो पढ़ लेते हैं। अब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। पहले जो पहली बार में पढ़ेगा उसने कहा हाय राम ये क्या है भाई, ये क्या है,
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग जिन्होंने ऐसी ऐसी लॉज बनाई हैं? आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप शांति से शांत दिमाग रख के पढ़ोगे तो समझ आएगा कि जब दो एलिमेंट, एक एक चीज क्लियर करते चलो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, कौन से दो एलिमेंट लिए? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मैंने दो एलिमेंट लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तीसरे का कोई रोल नहीं है, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हमने लिया N2O, हमने लिया NO, हमने लिया N2O3, ठीक है। देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट मतलब ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन एक अमाउंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसके डिफरेंट अमाउंट्स हैं, 16, 48, यहाँ 32, ठीक है। तो ये वाले डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वन एलिमेंट जो कि कंबाइन करते हैं विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट जो कि जिसके फिक्स्ड अमाउंट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन, उसके साथ, तो ये क्या होंगे? सिंपल होल नंबर के रेशियो में होंगे। फिर देखो, जब दो एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ, तो जब वो दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड जैसे कि NO, N2O, N2O3 और भी एग्जांपल्स हैं कंबाइन करते हैं, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, डिफरेंट अमाउंट है इसकी, जो कि कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ, तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कुछ भी नहीं था, हमने दिमाग चलाया, अपने ह्यूमन ब्रेन का, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, अपने CS यानी कॉमन सेंस का यूज किया, ठीक है। अब एक बार इसकी लिमिटेशन और पढ़ लो। तो ये कब फेल होता है भाई? ये फेल तब होता है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। सांसें लो एक बार। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन की बात हो जाती है ना, तो कार्बन की जब बात होती है तो क्या बात होती है कार्बन में? हमें पता है कि कार्बन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। 10th में भी पढ़ा था कि कार्बन के पास एक एबिलिटी है कि कभी तो वो डबल बॉन्ड बना लेता है, कभी वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, कभी वो सिंगल बॉन्ड बना लेता है। मतलब महान है कार्बन, महान है, देवता है कार्बन, ठीक है। सबको जो चाहिए होता है दे देता है। कभी डबल किसी को नीड है, ना दे तो डबल बॉन्ड बना, किसी को ट्रिपल चाहिए तो ट्रिपल बना, तो ये चीज करता है, इसलिए ये फेल हो जाता है, इसीलिए फेल हो रहा है इस लॉ के अंदर। CH4 देखो एक तरफ, C2H6 एक तरफ, C3H8 देखो रेशियो देखोगे तो सारी चीजें हमने बोल ली हैं, जो रूल हम पढ़ रहे थे वो चीजें लेके चल रहे हैं। हमने दो एलिमेंट लिए जो कि अलग अलग उसमें कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। एक तरफ वो CH4, C2H6 और C3H8 बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनका रेशियो हमने लिख लिया जैसे हमने यहाँ लिखा था। फिर मैंने एक चीज ध्यान में रखी कि मेरे को इनके एक चीज को क्या करना है? फिक्स करना है। तो मैंने सोचा मैं कार्बन को कर लेती हूँ। कार्बन को फिक्स करने के लिए मैंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं चल देखते हैं हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 से ही कर लेते हैं, या इसको 12 कर ले, सारे को 12 कर ले, जो आपको आसान पड़ता है वो समझो। 24 कर लो सारे को, 36 कर लो सारे को, कोई दिक्कत नहीं है, 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 इसको करेंगे तो क्या आएगा? ये तो 12:4 है, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आएगा 12, ये क्या आएगा? 12:3, 2 से डिवाइड कर दिया, 12:3। इसको करोगे तो ये क्या आएगा? 2 से डिवाइड नहीं, इसको 2 से नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि 12 तभी बनेगा। 3 1 3, 3 2 6। और 8/3 करोगे तो ये तो होल नंबर रहा नहीं, ये कुछ 2.6 आई थिंक आएगा। 8/3, हाँ 2.6 कुछ आएगा। तो देखो 12:4 हो गया, यहाँ 12 हमने फिक्स कर दिया, 12 12 12। जब हम रेशो देख रहे हैं इसका 4, मतलब दूसरे वाले का जो अलग है, 4:3:2.6। अभी 2.6 ने आके सारा मास कर दिया यहाँ पे। 2.6 क्यों आया? तो भाई 2.6 आ गया जिस वजह से ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं बना, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। हम क्या देख रहे थे? सिंपल होल नंबर रेशियो बनना चाहिए, सारे स्टेप्स करते गए, लेकिन ये चीज नहीं मिली हमें, तो ये चीज नहीं मिली तो ये लॉ ट्रू नहीं है भाई, नहीं है ट्रू, क्या करें, है ना। नोट कर लो, इसे चलते हैं आगे। मेरी सलाह मानो तो इसको भी सीधा मत पढ़ना, पहले समझो मैं क्या बोल रही हूँ, कर रही हूँ। वैसे तो मैंने इसको आसान कर दिया, सही बताऊँ तो मैंने इसको आसान कर दिया, अब इसको और आसान कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको आसान कैसे कर दिया? मैंने यहाँ पे ABC ले लिया, जिसमें और कंफ्यूज होते थे हम। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम ही ले लिए, एग्जाम्पल उठा लिया। जहाँ पे हाइड्रोजन की नीड थी मैंने H लिख दिया,
ऑक्सीजन की नीड थी मैंने O लिख दिया, कार्बन की नीड थी मैंने C लिख दिया, तो ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब आएगा समझ में, मेरे साथ पढ़ना, खुद से मत पढ़ो। पहले देखो, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दो एलिमेंट, कौन से दो एलिमेंट, H एंड O, जो कि कंबाइन करते हैं अलग अलग, किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ C के साथ। एक थर्ड एलिमेंट C बीच में आ गया इसमें। अब तक खेल सारा कभी एक का चल रहा था, कभी दो का चल रहा था, कभी तीन का चल रहा था, अब एलिमेंट भी अलग आ गया। पहले तो क्या बात थी कि एलिमेंट दो है, अब क्या है, अब एलिमेंट भी तीसरा आ रहा है, कंपाउंड भी अलग अलग बन रहे हैं, अब ये चीज आ गई है। तो कहता है कि जो रेशियो होगा मासेस का ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि कंबाइन करते हैं, कहाँ कंबाइन कर रहे हैं, अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग कार्बन से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कार्बन से अलग तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये CH4 बना देते हैं, यहाँ पे CO2 बना देते हैं, है ना, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। ये रेशियो जो होगा, रेशियो कौन सा रेशियो कह रहे हैं, समझो इस बात को, कौन सा रेशियो, वो रेशियो जिनमें ये फिक्स्ड मास ऑफ C के साथ कर रहे हैं। जैसे आपने मल्टीपल वाले में किया था ना, ये तो ऐसी प्रोपोर्शन है, आपने मल्टीपल वाले में क्या किया था, एक को फिक्स करके, ये जो फिक्स है ना, वही इसमें कह रहा है कि एक फिक्स है। दूसरा वाला रेशियो देखो क्या है, वो 4:3:2, 4:32, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ये क्या बन रहा है यहाँ पे 4:32। ये यहाँ पे यही बोल रहा है, आपको देखने से समझ नहीं आया इस चीज को, सोचो क्या कह रहा है, वो रेशियो जिसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास ऑफ C के साथ। C का मास फिक्स है यहाँ पे 12, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग तरीकों से कंबाइन कर रहे हैं, आपको इनका रेशियो देखना है जो कि 4:32 है। वो या तो आइदर, मतलब या तो क्या होगा, सेम होगा, या तो होगा सेम या फिर सम, सेम और सम है, ओह दो बार नहीं, सेम और सम, क्या है, सेम और सम, सिंपल मल्टीपल होगा, समझाऊंगी डोंट वरी। क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा उस रेशियो के जिस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं। यहाँ तो इनडायरेक्ट था इनका, कि एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट, तो क्या इनका कॉम्बिनेशन कहीं था ही नहीं, एक तरफ ये कार्बन के साथ कर रहा था, एक तरफ ये कार्बन के साथ कर रहा था, हमने इस रेशियो को लिया। यहाँ पे हम वो रेशियो ले रहे हैं जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है, तो डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है तो 2:16 होगा। इसको एक बार नॉर्मल उसमें लिखोगे तो क्या आएगा, काटो काटा काटी करो भाई, क्या है 4 1 4, 4 8 32, ये भी 2 1 2, 2 8 16, तो क्या ये सेम नहीं आ गया, देखो यहाँ पे कह रहा था या तो सेम होगा या कुछ सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आ जाएगा, ये बोल रहा था सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये चीज आने वाली थी इसमें। अब क्या भाई, वही चीज हो गई कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि कंबाइन कर रहे हैं, एक एलिमेंट फिक्स्ड है जो कि कार्बन के साथ, तो या तो इनका रेशियो सेम होगा विद दैट रेशियो जहां ये डायरेक्ट कंबाइन करें। देखो इस चीज को कंफ्यूज मत करो कि रेशियो सेम रहेगा, वो चीज मत सोचो। यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इनका हो रहा है, डायरेक्ट कंबाइन होकर ये वाटर बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये अलग अलग चीज बना रहे हैं, एक तरफ ये कार्बन के साथ कंबाइन होकर CH4 बनाता है, दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो मैं ये बोल रही हूं कि कार्बन का अमाउंट फिक्स्ड है, जो दूसरे अमाउंट है इनका रेशियो निकालो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, एक तरफ तुमने ये रेशियो निकाला, एक तरफ तुमने इनका डायरेक्ट वाला रेशियो निकाला। बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, एक तरफ तो ये वाला रेशियो निकाला, एक तरफ आपने डायरेक्ट वाला रेशियो निकाला, तो वो आपस में सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल होंगे, बस ये बोल रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसे कंफ्यूजन में जीते हैं हम, है ना। तो ये कौन सा रेशियो की बात कर रहा था, ये बात कर रहा था इनडायरेक्ट वाले, ये वाले रेशियो की, ये था 4:32, देखिएगा 4:32। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं डायरेक्ट वाले की, डायरेक्टली वाले में रेशियो क्या है 2:16। ठीक है, अब ये मत बोल लेना कि ये 4:32 2:16 तो अलग अलग है, काट लो इन्हें। ठीक है, काट लो इन्हें, सिंपल फॉर्म में कर लो, फिर दिखेगा आपको। डन, चलिए अगली लॉ की तरफ, नोट कर लो। अब हम बिल्कुल साफ सीधे शुद्ध आसान लॉ पे आ गए हैं। ठीक है, शुद्ध क्यों कहा मैंने, क्योंकि भाई आसान सा लॉ है, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब गैसेस कंबाइन करते हैं, अब तक हमने मेंशन नहीं किया गैसेस हैं क्या है, कह रहा है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं या बनती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, मैंने एक रिएक्शन लिख ली जहाँ पे गैसेस ही कंबाइन हो रही है, गैस ही बन रही है, मैंने लिखा N2H2 और NH3।
ठीक है, वो कैसे कंबाइन होती है? इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। अब तक वॉल्यूम की बात नहीं आई, ये वॉल्यूम के सिंपल रेशो में कंबाइन होती है। प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है इनके लिए कि सारी गैसेस जो है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अलावा ये चीज़ नहीं होगी। जब ये कंडीशन है तभी होगी। क्या होगी कि जब गैसेस कंबाइन कर रही है या प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके से होती है कि इनका जो है सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम रहता है। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर मैं इस पहली बात एक को ध्यान रखना, इक्वेशन को बैलेंस करो। जैसे ही मैंने इक्वेशन बैलेंस्ड यहाँ पे लिखी, बैलेंस्ड फॉर्म में मैंने लिखा N2 1 मोल, या H2 3 मोल्स हो गए, या NH3 2 मोल्स हो गए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हुई। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर हम कंडीशन सेम लेते हैं, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका 100 ml हम लेते हैं तो इसका हमें 300 लेना पड़ेगा, तब जाके अपने पास 200 ml NH3 मिलेगी। फिक्स्ड है ये चीज। जैसे यहाँ पे अगर 1x ले रही हूँ तो इसका 3x लेना पड़ेगा वॉल्यूम, और इसका 2x मिलेगा। ये चीज यहाँ पे बोल रहा था कि रिएक्शन जब होगी तो दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम है ना, कि ये 100 है तो हमें 300 चाहिए, बनेगा कितना? ये 200 ml बनेगा। यहाँ पे x है तो ये 3x, और यहाँ पे 2x बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लूँ, एक और क्या ले सकते हैं इसमें, H2 और Cl2 मिलके बना रही है 2HCl, गैसेस हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्या हो गई, ये बनेगा, अगर ये 20 ml है, सॉरी ये 1 है, मैं 10 ले लूँ। ठीक है, ये 10 ml है तो ये भी 10 ml होगा, और ये कितना बनेगा? 20 ml। मोल्स के हिसाब से हर चीज़ चल रही है, मोल्स के हिसाब से चल रही है। अब कैसे चल रही है मोल्स के हिसाब से? तो देखो भाई, मैंने बोला कि PV, ये चीज़ हमने पढ़ी है, आगे पढ़ लोगे, PV इक्वल NRT, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या फिक्स करने को बोला है? टेम्परेचर और प्रेशर। ओ टेम्परेचर, ये स्पेलिंग क्या लिखी है टेम्परेचर की? टेम्परेशन मैं उस स्पेलिंग ही भूल चुकी जैसे लिखी है मैंने। टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर, ओ टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर, तो 10 ml एंड 20 ml बना। मैं बोल कह रही थी, हाँ PV पर NRT बोल रही थी। अगर मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया और मैंने ये T फिक्स कर दिया, R तो फिक्स ही है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो वही चीज नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे मैं ले रही हूँ कि अगर इसका मैंने 10 लिया है तो ये भी 10 लेना पड़ेगा और ये 20 लेना पड़ेगा। मतलब इसका अगर हमने x लिया तो ये भी x लेंगे, और ये 2x, वॉल्यूम की बात हो रही है तो 2x बनेगा। ठीक है, इसका x लिया, ये 3x यानी 2x, मोल्स के चक्कर चल रहे हैं सारे। ये 100 ml, ये 300 ml, ये 200 ml, ये x और 2x, 10 10 20। नोट करो एक बार। आई होप क्लियर है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती है मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी समझा दिया कि ये 1x है, ये 3x है, तो ये 2x बनेगा। ये अगर 10 ml है, 10 ml है तो 20 बनेगा। मोल्स के चक्कर चल रहे हैं सारे यहाँ पे, क्योंकि हमने टेम्परेचर प्रेशर तो सेम कर दिया है ना, टेम्परेचर प्रेशर नहीं टांग लगा रहे हैं यहाँ पे अपनी। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी लॉस। कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं, एंड बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।